तो क्या हाल चाल है दोस्तों। मेरे को यार पीसी बिल्ड में बहुत ही लंबे टाइम से इंटरेस्ट आ रहा है और मैं उससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी देख रहा हूँ। पर मुझे यार अभी तक यूट्यूब पे या और भी किसी प्लेटफॉर्म पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिला जिसमें हमारे को ये पता लगे कि पीसी बिल्ड में कंपोनेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो यार मैंने सोचा कि इस पर मैं ही वीडियो बनाता हूँ। तो आज के वीडियो में हम उन्हीं कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो तुम्हारे को पीसी बिल्ड बनाने के टाइम पर चाहिए होते हैं। तो यार वीडियो का एंड तक ज़रूर देखने के तुम्हारे को उसमें पता लग जाएगा कि तुम्हारे कौन कौन से कंपोनेंट्स चाहिए अगर तुम्हारे को पीसी बिल्ड खुद से करना है। तो मेरा नाम है मनीष, आप देख रहे हो टेक नर्ड। तो चलिए वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले तो इस वीडियो की शुरुआती में मैं चीज़ बता दूं कि भाई कंपोनेंट्स भी दो तरीके के आते हैं। एक तो आते हैं भाई RGB वाले और एक आते हैं नॉन RGB वाले। अब RGB की फुल फॉर्म है, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं तुम लोगों को। सिंपल भाषा में बोलो तो भाई RGB मीन्स लाइटिंग। अब लाइटिंग मीन्स बल्ब वाली लाइटिंग नहीं भाई, LED स्ट्रिप्स वाली जो लाइटिंग होती है ना, LED फैंस वगैरह वाली, वो वाली लाइटिंग। तो बस RGB के कंपोनेंट्स यार बस लाइटिंग के साथ आते हैं और उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। पर क्योंकि लाइटिंग के साथ आते हैं तो वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। और एक बात मैं बता दूं भाई कि जो तुम्हारे को और कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और अगर तुम्हारे को प्रिंटर चाहिए तो वो हो गया। तो उसके बारे में मैं डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। मैं डिस्कशन करूँगा भाई CPU के टाइम पर तुम्हारे को कौन कौन से प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। क्योंकि यार वही मेन है कि अगर तुम्हारे को PC बिल्ड करना है तो तुम्हारा CPU बिल्ड जो होता है वो मेन प्रोडक्ट होता है। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो भाई पहला टॉपिक तो हमारा रहेगा मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड भाई तुम्हारे PC का एक ऐसा कंपोनेंट है जिसमें फाइनली तुम जो भी कंपोनेंट्स ले होगे ना, चाहे तुम्हारा CPU हो गया, ग्राफिक कार्ड हो गया, रैम हो गई, कूलर हो गया, तुम्हारा PSU भी, तब तक वो सारी चीज़ें जाके तुम्हारे मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होने वाली है। इनफैक्ट तुम जो कैबिनेट में मदरबोर्ड का रखोगे ना, वो भी तुम्हारा मदरबोर्ड से ही कनेक्ट होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना भाई, ये सब मदरबोर्ड में आने वाली। तो तुम्हारा मदरबोर्ड होता है भाई मेन प्रोडक्ट। तो इसमें तुम्हारे को कोई भाई पैसे वैसे मत बचा, बेस्ट ही रहता है। और मदरबोर्ड में बात करो कि भाई मदरबोर्ड में तुम्हारे को क्वालिटी कौन सी लेनी चाहिए, तो यार ये फिक्स नहीं होती, सबके लिए अलग अलग होती है। बट जो दो चीज़ें तुम्हारे को ध्यान रखनी चाहिए भाई, वो एक तो होती है भाई बायोस अपडेटेड होने चाहिए। बायोस मीन्स कि तुम्हारा मदरबोर्ड जो है वो पूरा अपडेटेड होना चाहिए आने वाली हर प्रोसेसर के रिलेटेड में। तो तुम किसी भी अगर प्लेटफॉर्म से ले रहे हो, सपोज अमेजोन वगैरह से भी ले रहे हो, तो वहाँ पे भी यार पूछ लो यार कि अपडेटेड बायोस के साथ आता है कि नहीं आता है। और नहीं आता तो तुम खुद भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मदरबोर्ड में भाई दो चीज़ें और ध्यान रखना कि तुम्हारे को एक तो NVMe का स्लॉट मिल जाना चाहिए। NVMe एक स्टोरेज का तरीका है भाई, जिसके बारे में मैं बाद में बात करने वाला, तो वीडियो को एंड में ज़रूर देखना, मैं तुम्हारे को बोला ही है। और भाई तुम्हारे को 4 8GB रैम्स के स्लॉट मिल जाएँ। 8GB नहीं भी चलेगा तो भी फिर भी ठीक है, पर 4 रैम्स के स्लॉट तो मिलने ही चाहिए भाई। क्योंकि तुम्हारे को उस रैम्स में क्या होगा कि तुम सोचो कि भाई 4 रैम तो कौन ही खरीदेगा, बहुत महंगा सौदा पड़ जाएगा। बट यार कंपनीज बनाती इस तरीके से हैं खुद ही कि अगर तुम 2 रैम भी लगा दोगे ना, इनके स्लॉट्स ही ऐसे होते हैं कि भाई तुम 2 रैम भी लगाओगे तो दोनों की दोनों रैम एक्टिवेट हो जाएगी। और 4 रैम से क्या होता है कि भाई तुम अगर इन फ्यूचर तुम्हारी अच्छी परफॉर्मेंस बढ़ाना चाहते हो तो तुम 2 और रैम लगा के परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हो, पर तुम्हारी 2 रैम स्टिल वर्क करेगी और 1 रैम भी काम करेगी भाई, ऐसा नहीं कि 1 रैम काम ही नहीं करेगी। अब बात करते हैं कि भाई तुम्हारे को मदरबोर्ड के अंदर मेन चीज़ क्या होती है जिससे तुम्हारा पूरा ही कंप्यूटर वर्क करता है। एक तो होता है वो मदरबोर्ड जो सारी चीज़ों को हैंडल करता है। फिर आते हैं भाई सेकंड चीज़ होती है CPU। अब CPU में भाई बहुत तरीके के CPUs आते हैं, इंटेल का भी आता है, AMD का भी आता है। उसमें तुम्हारे को खाली एक ही चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यार जो तुम्हारा CPU जो भी तुम ले रहे हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स हो और ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड हो, और थोड़ा अपडेटेड ले सकते हो तो ज़्यादा ले लेना भाई। अगर तुम्हारे को नया अपडेटेड आ रहा हो, जैसे अभी Ryzen का 3300X आया है, तो भाई Ryzen 5 3600 जो पहले आया करता था उससे भी बेटर है। तो तुम इसलिए बेटर परफॉर्मेंस वाला लोगे तो तुम्हारे को थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा जब भी नया आया होगा, और उसकी परफॉर्मेंस पुराने वालों से भी अच्छी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा बस ध्यान ये रखना कि तुम्हारे को ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा थ्रेड मिले, क्योंकि वो जितना तुम्हारे को ज़्यादा मिलेंगे ना उतना ज़्यादा तुम गेम्स वगैरह में FPS निकाल सकते हो, रेंडरिंग टाइम बढ़ा सकते हो अपना। तो ये सारी चीज़ें भाई तुम्हारे मेन CPU पे डिपेंड करती हैं। और जितना फास्ट भी तुम्हारा कंप्यूटर चलेगा ना, जो चीज़ें तुम्हारे को अप टू डेट मिलनी चाहिए, वो भी सब कुछ तुम्हारे CPU पे ही डिपेंड करता है। थर्ड कंपोनेंट जो आता है ना भाई, वो होता है CPU से ही रिलेटेड आता है CPU का कूलर। अब यार वैसे तुम अगर AMD का कोई प्रोसेसर लेते हो ना, AMD Ryzen सीरीज़ वालों में, तो तुम्हारे को स्टॉक कूलर साथ में देखने को ही मिल जाता है। बट अगर तुम कोई और कंपनी का ले रहे हो या फिर AMD का ही ले रहे हो और तुम कूलर खुद का इंस्टॉल करना चाहते हो 8GB टाइप वाला, तो यार उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कूलर स्पेशली भी मिलते हैं मार्केट में और सबका साइज़ भी अलग अलग होता है, तो साइज़ का ज़रूर ध्यान रखना। और वो तुम्हारे मदरबोर्ड में लिखा हुआ होगा स्पेसिफिकेशंस में। अगर तुम कोई मदरबोर्ड लेओगे ना तो उसमें तुम्हारे को जो पूरा मिलती है बुकलेट, उसमें मिला हुआ होगा कि हाँ भाई इसमें कूलर कितने साइज़ तक का लग सकता है, तो तुम उसके बेसिस पे भी खरीद सकते हो। और बाकी वैसे बहुत ज़्यादा बड़े कूलर आते नहीं हैं। अब कूलर मेनली यार सिर्फ यही काम पे आते हैं कि वो जस्ट CPU के ऊपर ही लगते हैं।
और उससे क्या होता है कि जो CPU तुम्हारी हीट निकालता है, मतलब ठंडा कर देता है दोबारा से उनको ना, तो क्या होता है कि तुम्हारा CPU गर्म नहीं होता, और तुम्हारा CPU जितना कम गर्म होगा ना उतना ही ज़्यादा तुम्हारा CPU अच्छा परफॉर्मेंस देगा। अब भाई कूलर भी 2-3 तरीके के आते हैं। एक तो भाई लिक्विड नाइट्रोजन टाइप वाला कूलर आता है, जिसके बारे में बात ही नहीं करूँगा क्योंकि वो इंडियंस तो भाई शायद अफोर्ड कर लें, कोई अमीर अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि भाई उसकी तो किट ही 50-60 हज़ार रुपये तक की आती है, तो उसके बारे में तो बात नहीं करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन टाइप कूलर्स की आती है। सेकेंड वाली आती है भाई नॉर्मल लिक्विड कूलर की। हाँ, ये थोड़े अफोर्डेबल होते हैं, 8-8.5 हज़ार रुपये तक के मतलब शुरू हो जाते हैं, और ये बढ़िया होते हैं भाई, लिक्विड कूलर्स होते हैं ये। अब इनमें तुम्हारे को ऐसे लिक्विड दिखता नहीं है, बट हाँ इनमें जो एक डिवाइस होता है उसमें लिक्विड टाइप थिंग होती है जो ठंडा होती रहती है टाइम टू टाइम कूलर की हेल्प से ही, और वो तुम्हारे CPU को भी ठंडा कर देती है, और वो इफेक्टिव भी ज़्यादा होते हैं नॉर्मल कूलर्स के मुकाबले में। और नॉर्मल कूलर्स तो भाई हमारे आते ही हैं। अब बात करते हैं भाई चौथी चीज़ जो तुम्हारे को लगाती है तुम्हारे मदरबोर्ड में ही, वो आती है भाई रैम। अब रैम में भाई तुम्हारे को रैम होती है ताकि तुम्हारे जो कंप्यूटर है उसकी जो स्पीड है वो बढ़ती जाए, तेज़ हो जाए, और वी रैम भी कहलाते हैं भाई। तो रैम आज के टाइम पे यार एटलीस्ट अगर तुम कोई भी PC बिल्ड कर रहे हो तो तुम्हारी रैम टोटल रैम मिला के 8 GB तो होनी ही चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 8-8 GB की 2 लगाओ, या 16-16 GB की 2 लगाओ, या 4-4 GB की 2 लगाओ, पर हाँ 8 GB तक की रैम तो एटलीस्ट होनी चाहिए टोटल मिला के, क्योंकि यार इसी में तुम्हारा सारा परफॉर्मेंस काम कर सकेगा। इससे कम होगी तो ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं मिलेगी तुम्हारे को परफॉर्मेंस। ऐसे मतलब गेमिंग कर रहे हो ना तो शायद ही तुम्हारे को 720p तक की भी गेमिंग मिल पाएगी। तो मेरे हिसाब से 8 GB तो रखो ही यार, उतनी सस्ती होती है 8 GB तक की, मुश्किल से मतलब 6-7 हज़ार रुपये तक में तुम्हारी रैम का खर्चा निपट जाएगा आराम से। और 8 GB रैम्स भी आती हैं भाई, तो 8 GB रैम अगर लेने जाओगे तो वो तुम्हारे को 11,000 तक का पड़ेगा पूरा किट, जो इसमें तुम्हारे को 16 GB रैम तक मिल जाएगा। तो तुम 8 GB भी लेने का सोच सकते हो अगर तुम्हारे को 8 GB से ज़्यादा प्यार हो। अब बात करें भाई कि जो तुम्हारा मेन कंपोनेंट रहता है, फिफ्थ कंपोनेंट, जिससे पूरी की पूरी गेमिंग वाले जो होंगे ना भाई वो तो एक्साइटेड रहते हैं, वो आता है भाई ग्राफिक कार्ड। और ग्राफिक कार्ड भाई एक ऐसा PC का कंपोनेंट है ना जिससे मतलब तुम्हारे कहते हैं ना CPU की पूरी पावर ही इन्हेंस हो जाती है। नॉर्मल अगर तुम CPU एक बार के लिए वीक भी लेते हो ना, थोड़ा पुराना CPU भी लेते हो और ग्राफिक कार्ड उसमें नया लगा देते हो, तो भाई तुम्हारा CPU तुम्हारे को 1080p तक की गेमिंग करवा सकता है। पर CPU अच्छा होना चाहिए भाई, मतलब तुम्हारा जो ग्राफिक कार्ड है वो अच्छा होना ही चाहिए। अगर तुम्हारा ग्राफिक कार्ड अच्छा नहीं है ना भाई तो तुम्हारे को इतनी अच्छी गेमिंग नहीं मिलेगी। तो ग्राफिक कार्ड तो अच्छा रखो, भले से थोड़ा CPU में थोड़ा कम कर लो, पर ग्राफिक कार्ड तो बढ़िया होना चाहिए। मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें भाई इक्विवेलेंट रखो। अगर तुम्हारा CPU 11,000 तक का ले रहे हो तुम, जैसे मैंने Ryzen 3 3300X बोला, तो तुम भाई ग्राफिक कार्ड 1660 सुपर लगा लो उसके साथ, वो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे देगा तुम्हारे को। और कौन बोलता है कि बढ़िया कंपनी का लो, एनवीडिया भाई बेस्ट बना रही है ग्राफिक कार्ड आज के टाइम पे, एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स लो। अब एनवीडिया देती है भाई ग्राफिक कार्ड बनने के लिए अलग अलग कंपनीज़ में, MSI में, इनो 3D में। तो तुम ये मत सोचना कि एनवीडिया का ही पर्टिकुलर ग्राफिक कार्ड लेंगे, एनवीडिया देती है खुद ग्राफिक कार्ड्स बनने के लिए अलग अलग कंपनी में। तो इनो 3D का लोगे ना अगर, तो तुम्हारे को सही रेट का मिल जाएगा। और MSI तो भाई बढ़िया बनाता ही है, क्योंकि MSI परफेक्ट गेमिंग ही करवाता है हर चीज़ में। अब बात करें कि भाई जो तुम्हारे को इस पूरे मदरबोर्ड को पावर कौन देगा, तो वो देता है भाई PSU मीन्स पावर सप्लाई यूनिट। और भाई पावर सप्लाई यूनिट में कोई मतलब कहते हैं ना बिल्कुल भी पैसे मत घटाने की कोशिश करना। अगर तुम्हारा टोटल 450 वोट का यूज़ होना है पावर सप्लाई, तो भाई 500-550 वोट तक की पावर सप्लाई यूनिट तो लेना ही लेना, क्योंकि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और इससे भाई तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स पे इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। अब मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि तुम्हारा टोटल कंजप्शन ही 450 वाट है और तुम 1000 वाट तक का PSU लो, इतना शायद तक आता भी नहीं है, बट थोड़ा तो ज़्यादा लेना है भाई, क्योंकि इसी से तुम्हारे सारे कंपोनेंट्स को पावर पहुंचेगी। और तुम कम का लोगे ना डॉट, अगर 450 वाट तक का ही लोगे तो तुम्हारे कंपोनेंट्स की पावर कम हो जाएगी और तुम्हारे को परफॉर्मेंस देखने को अच्छी नहीं मिलेगी। अब बात आती है भाई स्टोरेज की, कि स्टोरेज में कौन कौन से टाइप के स्टोरेज आते हैं। तो भाई स्टोरेज में होता है तुम्हारे पास 3 टाइप के स्टोरेजेस। एक तो भाई नॉर्मल हार्ड ड्राइव वाला स्टोरेज, एक आता है भाई SATA SSD वाला स्टोरेज, और एक आता है भाई NVMe की स्टोरेज। तो भाई होता क्या है कि जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, अभी मतलब डेवलप नहीं हुई होती अच्छी, तो उनसे तुम्हारे को स्पीड ज़्यादा अच्छी नहीं मिलेगी। भले से तुम ग्राफिक कार्ड टॉप का लगा लो और तुम CPU भी टॉप का रख लो, बट अगर हार्ड ड्राइव्स पे ही चल रहा है ना पूरा स्टोरेज, तो तुम्हारा इतना अच्छा परफॉर्मेंस तुम्हारे को नहीं मिलेगा और कंप्यूटर लोड वोड में धीरे टाइम यूज़ करेगा। तो यार आज के टाइम पे इसीलिए SSD यूज़ होती हैं, ऑल्दो SSDs बहुत महंगी आती हैं, ऑल्दो साइज़ में बहुत छोटी होती है SSD, मतलब SSD सिर्फ इतनी सी होती है और हार्ड ड्राइव भाई इतनी बड़ी सी होती हैं। तो भाई डिफरेंस तो पड़ता है साइज़ का। और कैबिनेट में तुम्हारे को इसका परफेक्ट साइज़ मतलब लोकेशन मिल जाती है कि भाई कहाँ कौन कौन सी चीज़ इंस्टॉल होने वाली है। तो भाई SSD क्या होती है, छोटी होती है पहली बात तो,
और वो फास्ट परफॉर्मेंस दे जाती थी तुम्हारे को। मतलब अगर तुम्हारी हार्ड ड्राइव से तुम्हारे को कोई चीज़ लोड होने में 1 मिनट का टाइम लगता है ना, तो SSD से मुश्किल से शायद तक 10 सेकंड लगे, वो भी बहुत शायद की है। SSD बहुत फास्ट परफॉर्मेंस दे देती है तुम्हारे को। तो बेसिकली तुम्हारे को अगर तुम कभी कोई PC बिल्ड कर रहे हो तो एक तो भाई 250 GB या 240 GB तक की SSD रखना ही ज़रूर, या उससे कम की भी रखोगे 120 GB तो भी ठीक रहेगा। और एक हार्ड ड्राइव रख लेना ताकि तुम्हारा जो मेन परफॉर्मेंस का काम चले वो चले भाई SSD से, और तुम्हारे को एक चीज़ अगर स्टोर करनी हो तो वो कर सकते हो तुम हार्ड ड्राइव पे। अब आती है भाई NVEM की स्टोरेज। तो यार ये मैं बताऊँ ना, ये स्टोरेज बेसिकली होती तो वैसे अमीरों के लिए ही है, बट ये आज के टाइम में बहुत सस्ती आने लगी है। और जैसे अगर मैं तुम्हारे को बताया ना कि SSD इतनी सी आती है, हार्ड ड्राइव इतनी बड़ी होती है, तो NVEM खाली इतनी होती है और इतनी बड़ी होती है। मतलब बस इतने से में निपट जाती है NVEM। बहुत मतलब कहते हैं ना माइक्रोचिप साइज़ की टाइप की होती है, और इसमें तुम्हारे को स्टोरेज अच्छी देखने को मिल जाती है। और ये तो भाई SSD से भी तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा हद में इन्हेंस कर देती है। बट यही है, थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होती है। मतलब 500 GB की NVEM शायद तक 7,500-8 हज़ार रुपये तक की आती है, तो तुम्हारे को थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव होती है। पर भाई परफॉर्मेंस और तुम्हारी स्पीड हर चीज़ की लोड होने की, वो तो भाई पूरी इन्हेंस हो ही जाएगी हद से ज़्यादा। मतलब बस इधर क्लिक करो उधर लोड हो गया चीज़, इंटरनेट वाली नहीं, नॉर्मल चीज़ें। अब बात आती है कि भाई ये सारी चीज़ें लगेंगी जाके किधर। मतलब मैंने बताया तुम्हारे को कि मदरबोर्ड में ये सारी चीज़ जाके लगती हैं, बट मदरबोर्ड भी खुद किधर जाके लगता है। तो मदरबोर्ड के लिए आते हैं PC कैबिनेट्स। अब कैबिनेट में भाई बहुत अलग अलग टाइप के कैबिनेट आते हैं, शॉर्ट टावर कैबिनेट, मिड टावर कैबिनेट, हाई टावर कैबिनेट। और जो बहुत 90% लोग यूज़ करते हैं ना, वो भाई मिड टावर कैबिनेट से यूज़ करते हैं। और अगर तुम कोई कैबिनेट लेने जा रहे हो ना आज के टाइम पे, तो तुम्हारे को 8 GB वाले कैबिनेट भी आराम से 2600, 3000, 3500 तक के मिल जाते हैं। तो वही वाले कैबिनेट लेना भाई, क्योंकि तुम्हारे को उसमें फैंस प्री बिल्ट मिलते हैं, तो ज़्यादा तुम्हारे लिए बेटर रहता है। अगर तुम पुराने ज़माने वाले जो 1500, 1000 रुपये तक के कैबिनेट्स आते हैं वो यूज़ करोगे ना, तो तुम्हारे अंदर भले से तुम कूलर, लिक्विड कूलर क्यों ना लगा लो, लिक्विड नाइट्रोजन कूलिंग क्यों ना लगा लो, तुम्हारा CPU गारंटी है भाई कि गर्म ज़रूर होगा ही होगा। तो भाई थोड़े बाहर से भी फैंस आएंगे ना, अगर बाहर की फैंस से अंदर एयर जाएगी तो तुम्हारे ज़्यादा बेटर रहता है कि तुम्हारे अंदर कूलिंग होती रहेगी। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखना कि तुम्हारे फैंस ज़रूर लगे हुए रहें तुम्हारे कैबिनेट्स में, ताकि तुम्हारे से अंदर से बाहर आराम से एयर फ्लो हो सके। तो अब बात करते हैं भाई केबल्स के बारे में, कि यार केबल्स किस किस के साथ कौन कौन सी कनेक्ट होने का क्या सीन रहता है, और भाई केबल्स मिलती भी हैं कि नहीं मिलती। तो यार हर जो प्रोडक्ट कनेक्ट होना होता है ना, हर चीज़ से उसके साथ केबल आती है। लाइक एग्जांपल अगर कूलर की बात करें तो तुम्हारा कूलर के साथ केबल मिलेगी जो तुम्हारी मदरबोर्ड में जाके कनेक्ट होने वाली है। और मदरबोर्ड के साथ भी तुम्हारे पास बहुत सारी केबल्स मिलती हैं जो तुम्हारे सारे मतलब कहते हैं ना यूनिट्स से कनेक्ट होती हैं। सपोज USB पोर्ट हो गया, और जो तुम्हारे अलग अलग पोर्ट्स होते हैं VRAMs वाले और ये सब सारे ग्राफिक कार्ड वगैरह वाले। तो यार ये सारे के लिए तुम्हारे को मदरबोर्ड में जगह मिलती है और केबल्स मिलती हैं। तो मीन्स तुम कोई भी प्रोडक्ट लेते हो ना, इनफैक्ट कैबिनेट भी तुम लेते हो, कैबिनेट में तुमने आजकल देखा होगा जो अपडेटेड कैबिनेट्स आ रहे हैं, इनमें तुम्हारे को ऊपर या साइड में तुम्हारे को USB 3.0 के अलग से पोर्ट्स मिलते हैं मदरबोर्ड के अलावा अलग से। और तो यार उन पोर्ट्स के भी जो तुम्हारे को केबल्स होती हैं वो तुम्हारे को कैबिनेट के साथ ही देखने को मिल जाती हैं। तो जो प्रोडक्ट तुम लेते हो जिसमें थोड़ी केबल जुड़नी होती है मदरबोर्ड से या PSU से, तो उसके साथ तुम्हारे को केबल मिलती ही मिलती है। और PSU भाई दो तरीके के आते हैं, एक तो मॉडर्न PSU आता है कंप्लीट, और एक नॉर्मल मॉडर्न PSU आता है। तो भाई यही सारी बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं जो तुम्हारे को चाहिए होते हैं PC बिल्ड के टाइम पे। तो बी श्योर कि हाँ तुम ये सब खरीदो अगर तुम खुद PC बिल्ड कर रहे हो। और तुमने अगर आज तक नहीं भी करा तो तुम आराम से कर सकते हो भाई, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। नहीं तो तुम्हारे को नेट पे PC बिल्ड से रिलेटेड तो भाई बहुत सारे वीडियोस मिल ही जाएंगे कि किस तरीके से बिल्ड करना होता है, तो उनको भी तुम देख सकते हो। और हो सकता है आने वाले टाइम में फ्यूचर में मैं ही खुद एक वीडियो डाल दूँ जिसमें तुम्हारे को PC बिल्ड करते हुए पता लग जाए कि भाई क्या क्या कंपोनेंट्स यूज़ करने होते हैं। तो बस वीडियो यहीं तक था। अगर अच्छा लगा तो भाई लाइक का बटन जरूर दबा देना, शेयर कर देना भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और सब्सक्राइब भी कर देना टेकनेट चैनल को। ये मैंने एक एज ए एक्सपेरिमेंट ट्राई करा था कि PC बिल्ड के ऊपर भी वीडियो डाल कर देखते हैं। अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो यार बी श्योर कि लाइक का बटन जरूर दबा दो, क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ और मुझे पता लगना चाहिए कि भाई लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो प्लीज़ कर देना लाइक, और सब्सक्राइब बटन में जरूर दबा देना, थोड़ा प्यार दिखा देना भाई सब्सक्राइब के बटन पे भी। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।